नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से हमें स्वागत है। आज के इस एमसीक्यू के वीडियो में हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उससे आगे का एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने 52 नंबर सवाल तक कर लिया है। न्यूज़पेपर एमसीक्यू नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जो आपको मिल जाएगा, उसमें सारे के सारे पहले के भी एमसीक्यू 3 वीडियो आपको मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है 15 जून से, जुड़ेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ कितना सारा कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूँ ऑलरेडी, जैसे पीटी डेडिकेटेड लेक्चर है और उसके साथ में उसके एमसीक्यू भी मैं आपको करवा दूंगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्जन्म के संदर्भ में निम्न से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय दरअसल प्रधानमंत्री जी गए थे यात्रा पर, कहाँ पर? भागलपुर में, और वहाँ पर उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बातचीत की है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर में, वर्तमान में भागलपुर में है, और ये एक समय में बौद्ध शिक्षण का बहुत ही बड़ा केंद्र था। ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ पर बौद्ध धर्म में वज्रयान की पढ़ाई लिखाई होती थी। वज्रयान किसको कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के तहत महायान एक शाखा है, महायान के तहत एक सब शाखा है जिसको वज्रयान कहा जाता है। इसमें तंत्र मंत्र की पढ़ाई होती है, तंत्र मंत्र प्रैक्टिस किया जाता है। जो हिंदू धर्म में तंत्र मंत्र वाला है उसी तरह का बौद्ध धर्म में भी है जिसको वज्रयान कहा जाता है। और वज्रयान का मुख्य रूप से पठन पाठन का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका उत्तर सी हो जाए। केवल सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में इसका उपयोग करना होगा, केवल सांस्कृतिक संग्रहालय के तर्ज पर इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुदाई के दौरान निम्न से क्या प्राप्त नहीं हुआ था वहाँ से? तो आधुनिक हथियार हमें नहीं मिले थे, बुद्ध की मूर्तियाँ मिली थी, तांत्रिक प्रतीक मिला था और प्राचीन पांडुलिपियाँ हमें मिली थी। हथियार वहाँ से नहीं मिले थे। शिक्षण का केंद्र था वो, दुनिया का सबसे समृद्ध शिक्षण के केंद्रों में से एक था वो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो पाल वंश के शासक ने की थी। पाल वंश के शासक ने किया था, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। गोपाल को बंगाल के लोगों ने शासक बनाया था। बंगाल के लोगों ने अराजकता से प्रभावित होकर के, अराजकता से परेशान होकर के गोपाल को अपने बीच से उठाया और उसको शासक बनाया। और इसके साथ में पाल वंश की शुरुआत होती है। पूर्वी भारत में पाल वंश एक प्रमुख वंश माना जाता है। देश के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास से बहुत ही अहम योगदान उसने दिया है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भी आप पालों का नाम सुनते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है बंधुओं? तो ये भागलपुर में स्थित है, भागलपुर में है। किस नदी के किनारे है ये? तो गंगा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा। कब पुनर्जन्म दिया जा रहा है? तो इसका 2015 में बोला गया कि भाई पुनर्जन्म दिया जाने की बातचीत की गई थी, लेकिन फिलहाल तक बातचीत ही की जा रही है। सागर और अगला जो अभ्यास है उसके बारे में सवाल है। आईओएस सागर अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में निम्न से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो जापान शामिल नहीं है, जापान इसमें शामिल नहीं है। इंडियन ओशन में आईओएस सागर अभ्यास में एक अभ्यास आयोजित हो रहा है जिसमें जापान ने भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कि ये जो अभ्यास है जिसका इतना बड़ा नाम है AIKEYME अभ्यास का प्राथमिक फोकस क्षेत्र क्या है? तो समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत के लिए अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, युद्ध को लेकर के नहीं है ये। आईओएस सागर अभ्यास के तहत INS सुनैना की तैनाती, सुनैना जिसको कहा जाता है, यहाँ पर हिंदी में टाइप में अजीब सा लिखा हुआ है, सुनैना कहा जाता है। तैनाती कितने समय के लिए होगी? तो 5 अप्रैल से 8 मई तक के लिए होगी। 5 अप्रैल से 8 मई तक के लिए किया गया है। 5 अप्रैल से 8 मई तक के लिए किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। INS सुनैना का भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। AIKEYME अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दार ए सलाम में किया जा रहा है, दार ए सलाम में किया जा रहा है, दार ए सलाम में किया जा रहा है। कितने अफ्रीकी देश इसमें शामिल हैं? तो इसमें करीब में 10 अफ्रीकी देशों को शामिल किया जा रहा है। 10 अफ्रीकी देश भी शामिल होंगे। आईओएस सागर अभ्यास का संबंध निम्न से किस क्षेत्र से है? तो हिंद महासागर में इसका आयोजन किया जा रहा है। हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है जिसमें अफ्रीका, एशिया के बहुत सारे देश शामिल हैं। समुद्र की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए और उसके साथ में आपदा प्रबंधन, जैसे चक्रवात आते हैं उसमें किस प्रकार से निपटा जाए, इसी को लेकर इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 को कब पारित किया गया है? तो 25 मार्च 2025 को राज्यसभा में इसको पारित किया गया है। 25 मार्च 2025 को आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 को पारित किया गया। विधेयक का नाम में 2024 लगा हुआ है, पारित अभी हुआ है। UNEP की रिपोर्ट के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो रहा है? तो वे निचले क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्म हो रहे हैं, यानी कि जो माउंटेन के एरिया हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण से ग्लेशियर बहुत तेज़ी गति से पिघल रहे हैं और उसके कारण से आपको
अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश दिखेगी, बहुत ज़्यादा पानी दिखेगा नदियों में, बाढ़ की स्थिति बनेगी। लेकिन एक बार जब वो सारे पिघल जाएंगे उसके बाद साथ आपको सूखे की स्थिति देखने को मिल सकती है। हिमनदों को पिघलने समुद्र तल में कितनी वृद्धि हो सकती है? 1961 से 2020 के दौरान कितनी वृद्धि हुई है? तो 1 मिलीमीटर की वृद्धि की गई है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से क्या खतरा बढ़ सकता है? इससे सुनामी, इससे भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। इससे भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। भूस्खलन और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं देखी जा सकती हैं। आर्कटिक सागर के बर्फ मुक्त होने से भारत का कौन सा मौसम प्रभावित होगा? दरअसल में आर्कटिक में बर्फ के पिघलने से मानसून पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ओवरऑल जो भारत का पूरा सीजन है उसमें मानसून के ऊपर में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। आर्कटिक बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर कितना बढ़ सकता है? जो अनुमान लगाया गया है कि करीब में 60 मीटर तक बढ़ सकता है। ये UNEP का रिपोर्ट है कि जितने बर्फ हैं आर्कटिक एरिया में वो सारे अगर पिघल जाएं और दोनों ध्रुव के बर्फ पिघल जाएं तो 60 मीटर तक जलस्तर बढ़ सकता है। बहुत सारे जो तटीय हमारे शहर हैं वो पानी में डूब सकते हैं। आर्कटिक पिघलने से कौन सा क्षेत्र भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बन गया है? तो आर्कटिक सागर जो है भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बन गया है। हॉटस्पॉट क्योंकि यहाँ से समुद्री रास्ते, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, हर चीज़ मौजूद है और अभी तक उस पर किसी के एक देश का अधिकार नहीं है। तो अलग अलग देश वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सभी को प्राकृतिक संसाधन चाहिए अपने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए वो नया आप जियो पॉलिटिक्स का केंद्र बन रहा है। भारत आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर मेंबर भी है। फुल टाइम मेंबरशिप अभी भारत को नहीं मिला है। स्टार गेजिंग और खगोल पर्यटन से जुड़ा हुआ सवाल है। भारत में स्टार गेजिंग के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान में से कौन सा एक है? तो लद्दाख को स्टार गेजिंग दरअसल में डार्क स्काई रिजर्व होते हैं। डार्क स्काई का मतलब ऐसा स्काई जहाँ पर लाइट पॉल्यूशन ना हो। दिल्ली में तो स्काई दिखते ही नहीं है धुआं के अलावा, तो कहाँ से यहाँ पर स्टार गेजिंग कर सकते हैं आप? तो ये दरअसल में ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो, वहाँ पर लाइट पॉल्यूशन भी ना हो, जिससे आकाश बिल्कुल डार्क रहे और उस डार्क में अन्वेषण और स्टार को देखना ये हो सकता है, संभव हो सकता है। ये कहाँ पर है? तो लद्दाख में ही भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है। लद्दाख में ही है ये, इसका उत्तर बी हो जाएगा। लद्दाख को भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कब घोषित किया गया? तो ये 2022 में घोषित किया गया है लद्दाख में। ये लद्दाख में 2022 में घोषित किया गया है। हानले डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यही है लद्दाख में, जिसका नाम क्या है? हानले डार्क स्काई रिजर्व इसका नाम है। हानले डार्क स्काई रिजर्व इसका नाम है। स्टार गेजिंग और खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने में किस संगठन की भूमिका है? तो भारतीय खगोल वैज्ञानिक संस्थान, और इसी के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार गेजिंग क्या होता है कि भाई हमारे जो युवा हैं, ये क्या होता है खगोल पर्यटन? तो हमारे जो युवा हैं वो तारामंडल जाएं, स्टार गेजिंग करें, ब्रह्मांड के बारे में समझने का प्रयास करें, स्टार के बारे में समझने का प्रयास करें। इसी को स्टार गेजिंग कहा जाता है और पर्यटन भी उसी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जैसे दरभंगा में कुछ दिन पहले ही तारामंडल बनाया गया है, तो वो इसी कारण से है कि भाई युवाओं में विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो इंटरेस्ट है उसको हम इंक्रीज कर सकें, वरना तो सारे रील ही बनाते रह जाएंगे। प्रकाश प्रदूषण से जंगली जानवरों को क्या खतरा है? तो ये पारिस्थितिक तंत्र को मूल रूप से प्रभावित करता है, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है इसमें? तो ये उनके बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रभावित करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है बंधुओं? आप कैसे समझता है आपका शरीर कि आपने 8 घंटा नींद ले ली है तो आपको नींद नहीं आएगा? कैसे आपके शरीर को पता चलता है कि आपने 4 ही घंटा आज नींद ली है? कैसे आपके शरीर को पता चलता है कि दिन के 4 बज चुके हैं, सुबह के 4-5 बज चुके हैं या 6 बज चुके हैं, अब आपको उठ जाना चाहिए? कैसे आपके शरीर को पता चलता है कि रात्रि के 12-1 बज गए हैं, अब आपको सो जाना चाहिए? कैसे उसको पता चलता है? तो इसी कहा था बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक विद्यमान होते हैं जो अपने आप हमारे जीवन शैली के साथ में बदलते रहते हैं और स्थापित होते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लाइट होगा, बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द लाइट हो जाएगी, दिन जैसा ही आपको लगने लग जाएगा, तो रात्रि को आपको नींद नहीं आ सकती है। इससे आपको क्या होगा? बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित होगा। जानवरों के पास घड़ी नहीं होता है, वो सूर्य चंद्रमा की रोशनी के द्वारा ही ये तय करते हैं और उनकी स्थिति के द्वारा ही तय करते हैं कितना समय हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनको शिकार के लिए निकलना चाहिए या उनको घोंसले में रहना चाहिए। अगर दिन रात में भी उनको दिन जैसा प्रतीत होगा, हम इतना ज़्यादा लाइट लगा देंगे तो क्या होगा? उनका बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित होगा। पूरा पूरा इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिक तंत्र जो है, उस पर प्रभाव पड़ता है। लाइट पॉल्यूशन खतरनाक होता है बंधुओं, शहरों में ये आम समस्या बन गई है।
खराब नींद का आना, ये भी लाइट पॉल्यूशन का कारण हो सकता है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान। सहयोग पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सहयोग पोर्टल कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। साइबर अपराध से निपटने के लिए एकीकृत ढांचा बनाना सहयोग पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, आईटी अधिनियम की धारा 69A सरकार को क्या अधिकार देती है? तो ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, भारत सरकार को देती है कि भाई किसी भी चीज़ को, ऑनलाइन सामग्री कोई मौजूद है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिभाषित किया था? तो उसने परिभाषित किया था कि जनता को भी प्राइवेसी का अधिकार प्राप्त है और ऑनलाइन बोलने चालने का भी अधिकार है, ऑनलाइन अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है। लेकिन सरकार को ये भी डिफाइन करने के लिए बोला था उसने कि आप ये बताइए किस सामग्री को आप ऑनलाइन ब्लॉक करेंगे और किसको ब्लॉक नहीं करेंगे। हेट स्पीच से जुड़ा हुआ केस था ये। भीम 3.0 की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो साझा खर्चों को ट्रैक करना, साझा खर्चों को ट्रैक करने की इसकी विशेषता को इसमें शामिल किया गया है। भीम आपको पता ही होगा, ये भारत सरकार का एक यूपीआई है जिसके द्वारा आप अलग अलग बैंक अकाउंटों को एक ही इंटरफेस के जरिए जोड़ सकते हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। ये पूछा जाता है छोटे मोटे सवाल भीम से और यूपीआई से, तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। भीम 3.0 को पूरी तरह से कब तक उपलब्ध कराने की योजना है? तो अप्रैल 2025 में इसको उपलब्ध करवा दिया गया है। भीम का पूरा नाम क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी विवरण इसका नाम दिया गया है। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका नाम दिया गया है। आरबीआई ने भुगतान सेवा प्रदाताओं को भारत में सर्वर में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संबंधी सभी डेटा संग्रहित करने का नियम किस वर्ष लागू किया है? यानी कि डेटा लोकलाइजेशन का कानून। डेटा को आपको लोकलाइज रखना पड़ेगा, लोकल ही सेव करना पड़ेगा, भारत देश के भीतर ही सेव करना पड़ेगा सारे पेमेंट से जुड़े हुए डेटा को। ये कानून कब बनाया है? 2018 में आरबीआई ने ये कानून बनाया है। 18 में ये नियम पारित किए हैं, 2018 में किए हैं, 2018 में ये नियम बनाए हैं। अगला सवाल है गैया, ये यूरोपीय अंतरिक्ष यान है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है। गैया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? टाइपिंग एरर नहीं है बंधुओं, इसका नाम ही है ये। इसका उत्तर हो जाएगा मिल्की वे की मैपिंग करना। मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है उसकी मैपिंग कर रहा है, जिसका एक मिशन है जिसका नाम क्या है? गैया। इस मिशन का नाम है गैया और इसके द्वारा ये मैपिंग किया जा रहा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म किस हिसाब से होता है? GAIA इसको कहा जाता है। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। फुल फॉर्म बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा है, इसलिए मैं आपको देख करके बता देता हूँ। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, GAIA, यानी कि ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ये इसका कॉम्प्लेक्स सा है GAIA, और कहा जाता है हिंदी में गैया ही कहा जाता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। गैया का मतलब गाय से नहीं है, यहाँ पर उस मिशन का नाम है जिसका उद्देश्य है गैलेक्सी की मैपिंग करना। जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसकी मैपिंग करना है। गैया मिशन को कब लॉन्च किया गया है? 2013 में लॉन्च किया गया। 2013 में लॉन्च किया गया है। कब बंद हुआ है? तो 2023 में बंद हो गया है, 2023 में बंद कर दिया गया है। गैया ने किसके दरमान और अंधेरे पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाने में मदद की है? तो ये आकाशगंगा में जो डार्क मैटर हैं वो कितने हैं और उसका द्रव्यमान क्या क्या हो सकता है, कितने इसमें तारे सितारे, ब्रह्मांड में कई सारे गैलेक्सीज और वगैरह और क्या हैं, तो उस सभी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल इसने की है। एक ही गैलेक्सी के बारे में, मिल्की वे के बारे में जांच पड़ताल की है इसने। गैया के डेटा ने ब्रह्मांड के किस पहलू को समझने में मदद की है? तो विस्तार की दर, कि किस दर से एक्सपेंड कर रहा है, ये हमें बताया है इसी मिशन ने। GAIA मिशन ने बताया है, GAIA मिशन ने बताया है, GAIA मिशन ने बताया है। वक्फ संशोधन बिल 2024 बिल, अब जरा देखिए इसमें क्या है। एक्ट बन गया है, अब तो ये एक्ट बन गया है। जिस समय ये MCQ बनाया तो उसमें बिल था ये, इसलिए उससे जुड़े हुए छोटे छोटे फैक्ट होंगे। वक्फ संशोधन एक्ट 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार लाने का इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। 80 का आंसर बी हो जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 कब लोकसभा में पेश किया गया है? तो 8 अगस्त 2024 को, 8 अगस्त 2024 को पहली बार पेश किया गया था। 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। अगला सवाल है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 के तहत केंद्रीय वक्फ परिभाषा में क्या बदलाव प्रस्तावित किया गया है? इस बदलाव ये प्रस्तावित किया गया गैर मुस्लिम और महिला सदस्य शामिल हो सकते हैं वक्फ बोर्ड में। गैर मुस्लिमों को आप मत भी शामिल कीजिए, लेकिन आप ठीक है एक बार को आपको मुस्लिम महिला सदस्यों को जरूर शामिल करना चाहिए। हास्यकरण पर है वो, ये तो सत्य है भाई, ये सत्य है। सभी समाज हैं, सभी धर्म जितने भी हैं अपने देश में, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, इस्लाम, सिख, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं आज भी हाशिए पर इस्लाम में ही हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और जब हम सबके साथ सबका विकास की बात करते तो हमें उनको भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा।
इसलिए उनको तो अवश्य ही जगह देनी चाहिए इसमें। बाकी ठीक है, आप एक बार गैर मुस्लिमों को दें या ना दें वो अलग चीज़ है। ठीक है, अगली बार सवाल है अगला। वैसे एक्ट में रखा गया गैर मुस्लिमों के लिए भी प्रावधान। बिल के तहत संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? तो संपत्ति मालिक की सहमति। अब आपको सहमति लेनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आप किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? किसे जिम्मेदार बताया? जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि वो इसका संपत्ति का सर्वेक्षण वगैरह कर सकता है। बिल के तहत वक्फ बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व के लिए क्या प्रावधान किया गया है? अनिवार्य प्रतिनिधित्व किया गया है महिलाओं के लिए, और ये बहुत ही सही है, अनिवार्य प्रतिनिधित्व किया गया है। अनिवार्य रूप से वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगे। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन बोर्डों में महिलाओं को शामिल करने से? कुछ नहीं, एक मानसिकता का प्रभाव तो पड़ेगा कि हम जिस बोर्ड में पुरुष लोग बैठे हुए हैं, हमारे ठीक बगल में एक महिला भी बैठी हुई है जो हमारा ही समान शक्ति रखती किसी चीज़ के डिसीजन मेकिंग में। तो सबसे पहला सोच प्रभाव पहले किस पर प्रभाव पड़ता है? सोच पर प्रभाव पड़ता है कि समान है, वो वहाँ से शुरुआत होता है। तभी जाके तो घरों में भी आएगा कि हाँ भाई, कोई बोर्ड में अगर हमारे बगल में महिला बैठ सकती है तो घर में भी हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सोच बदलने की शुरुआत होती है। जब आप महिलाओं को पॉलिटिकल रूप से सशक्त करते हैं तो वाकई आप सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल ही एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। प्रधानपति वाला नहीं, प्रधानपति की अवधारणा नहीं कि भाई प्रधान साहब जो हैं, जो पंचायत में दिखाया है कि पति के हाथों में ये सारी पावर है, नाम के लिए रिंकू देवी बनी हुई हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में कब पारित किया गया है? तो 3 अप्रैल 2025 को पारित किया गया है। 3 अप्रैल 2025 को पारित किया गया। वक्फ एक्ट 1995 का नया नाम क्या रखा गया है? उम्मीद नाम रखा गया है। UMEED उम्मीद रखा गया है। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट इसका नाम रखा गया है। कृपया करके जरूर इसको याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। 4 हो सकती है। वक्फ बनाने के लिए इस्लाम का पालन करने की न्यूनतम अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो 5 वर्ष तक अगर आप इस्लाम का पालन करते हैं तो वक्फ बनने के लिए आप जिम्मेदार हो सकते हैं, मतलब कि जिम्मेदार नहीं, हकदार हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड में कितनी मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है? 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। किस पुराने कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो मुस्लिम वक्फ कानून 1923 को निरस्त किया जा रहा है। अंग्रेजों के ज़माने का कानून था। वक्फ संपत्ति को अनुमानित कीमत वर्तमान में कितना है? तो 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास में। देश में 3 ही लोगों के पास में ज़मीन है सबसे ज़्यादा, एक है सेना, एक है रेलवे और एक है वक्फ बोर्ड। तो वो 2 तो सरकारी हो गए। ये है जिसमें बहुत सारी संपत्तियां हैं, है ना। हालांकि कई सारे ये अच्छे काम भी करती है, लोगों को हज पर भेजने से संबंधित जुड़े हुए कानून भी करती है, काम भी करती है। खैर ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। आर्कटिक परिषद में निम्न में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? आर्कटिक और पर्यावरण, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, क्योंकि आर्कटिक जो क्षेत्र है उसके बर्फ़ पिघल रहे हैं, और उसके बर्फ़ पिघलने से उस क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल अवधारणाएं बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, अलग अलग देश वहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें चीन भी प्रमुख है। तो कौन उसका सदस्य नहीं है? तो चीन उसका सदस्य नहीं है। आर्कटिक परिषद का कोई मेंबर चीन नहीं है। भारत का आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री किस देश में स्थित है? ये नॉर्वे में स्थित है। नॉर्वे में स्थित है। नॉर्वे में स्थित है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश आर्कटिक परिषद का सदस्य है? तो डेनमार्क इसमें से सदस्य है। आर्कटिक काउंसिल है, जो आर्कटिक के इर्द गिर्द जो देश हैं वो उसमें मुख्य रूप से शामिल हैं। भारत उसका ऑब्जर्वर नेशन है। लेकिन क्या जरूरी है कि जिनके पास में आर्कटिक का क्षेत्र है वही क्या केवल इसमें शामिल होंगे? ऐसा कतई जरूरी नहीं है। अब बाकी देश भी, इसके बाहर के देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। रूस द्वारा नियंत्रित किए जाने की उम्मीद महत्वपूर्ण आर्कटिक व्यापार मार्ग का क्या नाम रखा गया है? तो नॉर्दर्न सी रूट इसका नाम रखा गया है। नॉर्दर्न सी रूट इसका नाम रखा गया है, जो आर्कटिक से होकर के गुजरता है। आर्कटिक क्षेत्र में तनाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या है बंधुओं? तो जलवायु परिवर्तन के कारण संसाधनों तक पहुंच आसान हो गया है, इसी कारण से तनाव बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन हुआ जिससे बर्फ पिघल गई। बर्फ पिघलने से क्या हुआ? बर्फ पिघलने से वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन तक पहुँच आसान हो गया। पहले आप जहाज़ लेकर के जा ही नहीं सकते थे। आर्कटिक परिषद में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 8 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत सरकार का जैव अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $300 बिलियन तक पहुंचाना है? भारत सरकार ने रख रखा है। तो 2030 तक हमें जैव अर्थव्यवस्था को $300 बिलियन तक ले जाना है। बायो E3 नीति मुख्य रूप से किस पर जोर देती है? बायो 3 बार ई।
ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सब याद होना चाहिए, सब रटा हुआ होना चाहिए, पढ़ाया हुआ है। तो जैव विनिर्माण बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए विनिर्माण पर हमें ध्यान देती है। जैव अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र 2024 में सबसे बड़ा योगदान करता रहा? तो जैव औषधि का क्षेत्र जो है वो हमारे जैव अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान करता रहा। बायो E3 नीति के तहत कितने थीम आधारित क्षेत्र हैं? तो 6 आधारित, इसमें 6 थीम रखे गए हैं। 6 के 6 मैंने रटवाए थे मेंस एग्जामिनेशन वाले लेक्चर में, 6 के 6 मैंने रटवाए थे। इसमें 6 क्षेत्रों को डिसाइड किया गया है जिसके आधार पर काम किया जाएगा। बायो E3 नीति के तहत बायो राइड योजना के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है? बायो राइड, जैव बायोटेक्नोलॉजी क्या कहा? जैव प्रौद्योगिकी ना, जीवित चीज़ों की प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। जीवित चीज़ों से जुड़े हुए जो अर्थव्यवस्था होगी उसको जैव अर्थव्यवस्था कह देंगे। जीवित का मतलब इंसान नहीं, जानवर हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो बायो में ये सब कुछ आता है, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा आपको, सबसे सामान्य भाषा में इसको यही बोलते हैं। अब इसी के तहत में बायो E3 एक योजना लाई गई। बायो E3 उस योजना का ही भाग है। उसी के तहत में एक सब है बायो राइड योजना, उसके लिए कितना पैसे का प्रावधान किया गया है? तो 9,197 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विज्ञान धारा योजना के लिए 2025-26 तक कितना बजट रखा गया है? 10,579 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। विज्ञान धारा। स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस कंपनी को गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स मिला है? तो ये कंपनी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो अब बिहार में प्रीपेड मीटर, जैसे दिल्ली में, नोएडा में भी, सभी जगहों पर अब नोएडा में खास तौर से आपको प्रीपेड मीटर दिखेगा। पहले रिचार्ज कर लो फिर आपको बिजली मिलेगा, जैसे रिचार्ज खत्म वैसे ही बिजली चली जाती है। तो इस प्रकार की अवधारणा स्मार्ट मीटरिंग इसको कहा जाता है, बिहार में भी लागू किया जा रहा है। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड किसके द्वारा समर्थित है? तो ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। बाकी के जो सवाल है इसके आगे के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बंधुओं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।